स्वागत है बच्चों एक शानदार सेशन में। उम्मीद करता हूं कि जो मैथ्स का पेपर आपने दिया है वो भी जबरदस्त गया होगा। अब बारी है कंप्यूटर एग्जाम की जो 18 को है और उसको भी शानदार बनाने के लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूं। इस वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि सब्जेक्ट कोड 402 है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि सब्जेक्ट कोड 417 है के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए मस्ट है। होली के बीच में आपकी प्रिपरेशन सॉलिड रहे और आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सके, इसलिए यह सेशन आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये रिवीजन है। पूरे वीडियो में हम सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और ये एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स का रिवीजन होने वाला है। चाहे आप 402 के हो, 417 के लिए हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या आप तैयार हैं रिवीजन के लिए, कंप्यूटर के पूरी तरीके से रिवीजन करने के लिए? कमेंट में यस कीजिएगा और वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आज के टॉपिक में हम लोग को कवर क्या क्या करना है, तो हमारा आज टॉपिक कवर होगा दो पार्ट में। पहला पार्ट आपका होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर, दूसरा पार्ट आपका होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के ऊपर। जो पार्ट ए है आपका, चाहे आप 402 को यहाँ लिए हो या फिर आप 417 के लिए हो, दोनों के लिए सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ पार्ट बी दोनों के लिए अलग अलग है। आपके पार्ट बी में 402 वालों के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है और 417 वालों के लिए जो सरप्राइजेस है वो पीपीटी में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो 417 वाले अगर आप हैं तो इस पीपीटी को स्किप मत कीजिएगा, इसको कंटिन्यू रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं पार्ट ए में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पार्ट ए में हमें कम्युनिकेशन स्किल कवर करना है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कवर करना है, आईसीटी स्किल्स कवर करने हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स कवर करने हैं और साथ में ग्रीन स्किल्स को कवर करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद इन पार्ट ए में कवर करने के बाद आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में क्या कवर करना है, तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में हम लोग समझने वाले, पढ़ने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप रिवीजन के लिए तैयार हैं? तो रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का। अब कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है, सबसे पहले वो हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या मेंशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे स्किल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी अदर पर्सन से या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट इन द सेंस उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो लिसनिंग के तौर पे हो, स्पीकिंग के तौर पे हो, ऑब्जर्विंग के तौर पे हो या फिर अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना हो। इन चीज़ों में हमारे कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कम्युनिकेशन दो लोगों के प्रेजेंस में होता है। पहला आपके सेंडर होने चाहिए जो कुछ ना कुछ डेटा या फिर कुछ ना कुछ मैसेज आपको फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद उस मैसेज को रिसीव करने के लिए एक रिसीवर होना चाहिए और जैसे ही रिसीवर मैसेज को रिसीव करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ फीडबैक प्रोवाइड करने के, ये जो पूरा प्रोसेस है यही आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन को अगर हम लोग देखने जाए तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को कन्वे करते हैं, मैसेज बताते हैं, मैसेज देते हैं दूसरे पर्सन को, किसी भी ग्रुप को या फिर कोई भी अनदर पर्सन के ग्रुप को, ताकि उनको समझा जा सके। कैसे समझा जा सके, अलग अलग सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, साइन इस्तेमाल करते हैं और कुछ कुछ रूल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कम्युनिकेशन होते कितने तरीके के, तो हमारी जानकारी में जितने भी है तो कम्युनिकेशन आपके बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। सभी लोग ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला आपका वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा आपका नॉन वर्बल और तीसरा आपका विजुअल कम्युनिकेशन होता है। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कितने मेथड्स में हम कम्युनिकेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन को 2 मेथड से आपका मेनली देखा गया है। पहला आपका वर्बल, दूसरा आपका नॉन वर्बल के रूप में। वर्बल में अगर आप जाइएगा तो आपको पहला मिलता है ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें आप लोग बोल करके या फिर सुन करके अपने बातों को कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें आप बातों को लिख करके या फिर पढ़ करके किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें आप लोग मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कुछ प्रॉक्सिमिटी अलग अलग तरीके के इशारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, टच का फील करके इसे कर सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज करके या फिर खामोशी के तौर पर भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट करने के मल्टीपल फ्लो होते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं। आप चाहे वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर नॉन वर्बली लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं? अगर हाँ तो उसे अपने कॉपी में नोट करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 2 अलग अलग कम्युनिकेशन मेथड के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए या फिर उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को बताने के लिए। ठीक है, तो सभी को आप अपने हिसाब से नोट करके रख लेगा। फीडबैक इन कम्युनिकेशन क्या होता है, अगर आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हो, आपने किसी को भी कोई सवाल पूछा, तो
तो उसने उस सवाल का किस तरीके से जवाब दिया, क्या जवाब दिया, वो आपका फीडबैक कहलाता है। ठीक है, बिना फीडबैक का कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो किसी भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसमें बहुत सारे लोगों बहुत सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। पहला, आपका कोई ना कोई सेंडर होना चाहिए। सेंडर अगर इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ ना कुछ वो मैसेज कन्वे करने चाहिए। जो आपके रिसीवर होंगे, मैसेज को इनकोड करने के लिए चैनल होना चाहिए। एक कम्युनिकेशन चैनल का प्रेजेंस होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए और एक डिकोडिंग और एक फीडबैक का मेथड आपका होना चाहिए, तभी ये कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हो सकता है। कम्युनिकेशन साइकिल मेनली 2 कंपोनेंट्स में बटा हुआ है। एक आपका सेंडर्स का कंपोनेंट है, एक आपका रिसीवर का कंपोनेंट है। और जो भी ट्रांसमिशन इन दोनों के बीच होता है, चाहे वो सेंडर के बीच हो और रिसीवर के बीच, उसमें एक फीडबैक होता है, एक रिएक्शन होता है जो कि सेंडर को वापस मिलता है, तब जाके ये कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होता है। इसका फ्लो मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे यहाँ पे ये सेंडर है, सेंडर ने कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे किया, रिसीवर ने उसे डिकोड किया, डिकोड करने के बाद अपना कुछ ना कुछ फीडबैक उसे मेंशन किया। अब चैनल्स किस तरीके से हो सकते हैं, तो सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेट करने के लिए मल्टीपल फॉर्म है। आप चाहे उन्हें वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेलीफोनिक माध्यम से, वॉइस मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ऑनलाइन लेटर्स या फिर अदर मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, आखिर कम्युनिकेशन साइकिल के जो मेन एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, कम्युनिकेशन के मेन एलिमेंट्स आपके ये 5 से 6 चीजें होती हैं। पहला आपका सेंडर, अगर कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है तो सेंडर का होना और साथ में किसी रिसीवर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये 2 मेन रीजन है, मेजर रीजन है। उसके बाद सेंडर आपको कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे किए होने चाहिए। अब 2 लोग साथ में खड़े हैं, अगर कुछ बोलचाल नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कैसे होगा। तो ऑब्वियस है, सेंडर या फिर रिसीवर में दोनों में से कोई ना कोई एक मैसेज आपको कन्वे करने चाहिए। उसके अलावा मैसेज को कन्वे करने के बाद फॉरवर्ड करने के लिए, रिसीवर तक पहुंचाने के लिए एक चैनल का भी जरूरत होता है, तो वो चैनल का भी प्रेजेंस होना चाहिए। साथ में डिकोडिंग भी होनी चाहिए। अब बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है, सर ये डिकोडिंग क्या होता है। तो ऑब्वियस मैं बताऊं, मुझे हिंदी बोलने आती है, मुझे इंग्लिश बोलने आती है, मैं आपको इंग्लिश हिंदी में कन्वे कर सकता हूँ मैसेज। बट इन केस मुझे तेलुगु बोलने आए और आपको तेलुगु समझ में ना आए, उस कंडीशन में वर्ड्स को डिकोड करने में प्रॉब्लम। डिकोडिंग क्या होता है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना ही डिकोडिंग कहलाता है। इंग्लिश को आप हिंदी में डिकोड करते हो, हिंदी को इंग्लिश में डिकोड करते हो, मल्टीपल लैंग्वेज को डिकोड करते हो, तो वो आपका डिकोडिंग ही होता है। लैंग्वेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में समझना या फिर ट्रांसलेट करना, इंटरप्रेट करना। उसके बाद जैसे ही रिसीवर कम्युनिकेशन को समझ जाता है तो वो कुछ ना कुछ आपको फीडबैक प्रोवाइड कराता है और कुछ इस तरीके का वो फ्लो चलता है। पहले आपका सेंडर है, सेंडर ने कुछ ना कुछ मैसेज किया, मैसेज को इनकोड किया, इनकोड करके मैसेज को चैनल की तरफ फॉरवर्ड किया, मैसेज उसके बाद डिकोडिंग सेक्शन में जाएगा, डिकोडिंग में मैसेज को डिकोड किया जाएगा और रिसीवर उसे इंटरप्रेट करेगा। जैसे ही इंटरप्रेट करेगा वो आपको फीडबैक वापस से प्रोवाइड करेगा, किसको, सेंडर को। तो ये फ्लो जो होता है आपका कंटिन्यू चलते रहता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, फीडबैक कितने तरीके के आखिर होते हैं। अगर हम फीडबैक की बात करें तो फीडबैक मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला आता है आपका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक्स में क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन का सीधे तरीके से आंसर आप दे सकते हैं और डिटेल में आंसर अगर देना हो तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहलाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक्स में मेनली क्या होता है, आपका जितने भी वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें लर्नर को जितनी चीजें जाननी है उसको सारी चीजों के बारे में बताना ही डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहलाता है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का मेनली स्टूडेंट का इस्तेमाल किया जाता है, स्टूडेंट को सभी चीजों के बारे में समझाने के लिए। उसके बाद होता है ओरल फीडबैक। ओरल फीडबैक क्या होता है, तो ओरल फीडबैक मेनली वर्बली होता है। उसमें क्या होता है, जितने भी फीडबैक्स हैं वो फॉर्मल हो या अनफॉर्मल हो, आप लोग उसको प्रोवाइड करते हैं फीडबैक के थ्रू और उसी के थ्रू इंटरेक्शन भी होता है। इसके बाद रिटन फीडबैक हो गया। रिटन फीडबैक में आपने जो भी बात कहना चाहते हो आप उसको रिटन फॉर्मेट में मेंशन करके दे सकते हो। इसके बाद हो गया स्पेसिफिक फीडबैक। स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है, तो जिस टॉपिक के बारे में बात हुई है उस टॉपिक के बारे में आपको जो रिस्पॉन्स है वो मिलना चाहिए, तभी आपको वो स्पेसिफिक फीडबैक कहलाता है। इसके बाद नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है, आपने कुछ सवाल पूछा, इसके अलावा उससे रिलेटेड को छोड़ करके कुछ अदर थॉट्स वो शेयर करने लगे तो वो एक नॉन स्पेसिफिक फीडबैक वाले सेक्शन में चला जाता है। इसके बाद फीडबैक आपके 2 और तरीके के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव फीडबैक्स हो सकते हैं या तो वो निगेटिव फीडबैक्स होते हैं। तो टोटल टाइप आपके 5 होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ओरल फीडबैक, रिटन फीडबैक, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक और पॉजिटिव फीडबैक होता है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, बहुत बार सीबीएसई ये सवाल पूछता है, ब्रेन ड्रेन होता क्या है। तो जो कम्युनिकेशन का इंटायर प्रोसेस है उसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम भी कॉज होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम कब आता है, आप कुछ बात अपने सामने वाले पर्सन को बताने जा रहे हो बट वो उसको अलग लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर ले, तो उस कंडीशन में ये ब्रेन ड्रेन का इशू रेज होता है। ठीक है, ब्रेन ड्रेन कब रेज होता है, जब सेंडर का साइड कुछ ऐसा इनअप्रोप्रिएट मीडियम का यूज कर ले ताकि मैसेज की जो डिलीवरी है वो रिसीवर साइड में सही से हो ना पाए, रिसीवर उसको डिकोड ना पढ़ पाए, अच्छे से समझ ना पाए, तो वो आपका ब्रेन ड्रेन के प्रॉब्लम को रेज करता है।
अब फीडबैक का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, आखिर फीडबैक की जरूरत क्यों पड़ी? तो फीडबैक का इंपॉर्टेंस कुछ 5 तरीके से। सबसे पहले तो एक्टिव लिसनिंग को ये बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि जो सामने वाला रिसीवर है आपकी बात उसको ध्यान से सुन रहा था, नहीं सुन रहा था, साथ में समझ पाया या नहीं समझ पाया उन चीज़ों के बारे में। इसलिए फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको रिलेशनशिप को बनाने में भी हेल्प करता है। कुछ चीज़ें आपने सीखना चाहते हैं तो उनको सीखने में मदद करता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, डिसीजन को सही तरीके से लेने में हेल्प करता है और आपको सेल्फ अवेयर भी करवाता है। तो फीडबैक के ये 5 इंपॉर्टेंस आप मेंशन कर सकते हैं। अब फीडबैक को अच्छा बनाना कैसे है? अगर आप किसी को फीडबैक देने वाले हो तो आप उसे कंस्ट्रक्टिव कैसे बना सकते हैं? क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं बना सकते हो तो फीडबैक देना जायज़ नहीं पड़ता है, क्योंकि सामने वाला डिकोड उसको सही से नहीं कर पाएगा। तो फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए आपको टोटल 5 रीज़न की ज़रूरत है। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करते हैं, फोकस डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा ध्यान दें जजमेंट के मुकाबले। जजमेंट नहीं करना है, कोई भी सवाल आपको पूछा गया है तो उसके ऊपर ज़्यादा वैल्यू देना है, डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा वैल्यू देना है, उस पे कोई जजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं डालना है। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, सामने वाला का बिहेवियर कैसा है पर्सन के मुकाबले, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। वो समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, कैसे हैं, कैसे नहीं है, उनके बारे में ध्यान देना है। ये बैलेंस बना के रखना है ताकि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और उससे संभल के रहना है कि फीडबैक ज़्यादा ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ, बच्चे स्कूल में जाते हैं क्लासेस करने के लिए, बट टीचर कभी कभी टॉपिक से उभड़ कर कुछ चीज़ें उनको बताने लगता है, बच्चे बोर होने लगते हैं। उस कंडीशन पे ज़्यादा ओवरलोड भी फीडबैक को नहीं करना होता। जो उनके लिए ज़रूरी है, उनके 2 और 3 पॉइंट ही मैक्सिमम आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, उतने उनके लिए इनफ होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन जब हम लोग क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन किसी से भी करते हैं, तो बहुत सारे उसमें बैरियर्स भी आते हैं। बैरियर्स मतलब होता है रुकावट। अब क्या रुकावट इसमें आ सकता है तो उसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बहुत सारे बैरियर्स हैं। बैरियर्स जो कि ब्लॉक करते हैं या फिर फिल्टर करते हैं, डिसऑर्ड करते हैं सारे मैसेजेस को। वो इनकोड सही से नहीं हो पाते या फिर सही से पहुंच नहीं पाते, सही से डिकोड नहीं हो पाते, सही से रिसीव नहीं हो पाते। ये सारे प्रॉब्लम बैरियर्स के कारण क्रिएट होते हैं। अब बैरियर्स किस तरीके के हो सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो बैरियर्स कुछ आपके इतने तरीके के दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है लिंग्विस्टिक बैरियर। ये आपका मेजर फॉर्म ऑफ बैरियर है। लिंग्विस्टिक बैरियर में क्या होता है? लैंग्वेज का बैरियर। शुरुआत में ही मैंने बताया, इनकेस मुझे हिंदी आती है, मैं आपके साथ तेलुगु में भी बात करना शुरू कर दूं, मलयालम में बात करना शुरू कर दूं, तो आपको डिकोड करने में वो चीज इशू होगा उस कंडीशन पे, क्योंकि आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है। आप हिंदी तो समझ पाओगे, बट तेलुगु, मलयालम, बंगाली और समथिंग जितनी भी लैंग्वेजेस है उनको आप डिकोड करने में प्रॉब्लम होती है, उनको डिकोड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला बैरियर हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर आता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर आता है। साइकोलॉजिकल मतलब समझ की बैरियर। आप सामने वाले को कुछ और समझा रहे हो बट वो कुछ और ही समझ रहा है, अपने माइंडसेट को कहीं और बना कर रखा है, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर में चला जाता है। इमोशनल बैरियर, बहुत सारे लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो अपने फीडबैक को या फिर अपने कम्युनिकेशन को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते सामने वाले को, तो वो इमोशनल बैरियर में चला जाता है। इसके अलावा फिजिकल बैरियर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे नॉइज हो गया, एनवायरमेंट्स का प्रॉब्लम हो, वो सब फिजिकल बैरियर में हो गया। कल्चर बैरियर भी होते हैं जो कि रिलीजन और थॉट्स पे डिपेंड करते हैं लोगों के। कुछ लोगों में एटीट्यूड की भी प्रॉब्लम होती है, वो लोग इंट्रोवर्ट्स कहलाते हैं, उनमें एटीट्यूड्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो एटीट्यूडनल बैरियर्स भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा बैरियर है आपका। किसी में परसेप्शन बैरियर है, क्योंकि आप अगर कुछ बोलते हो वो लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो वो एक परसेप्शन का बैरियर में चला जाता है। एक फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, जैसे कोई बीमारी हो सकती है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, डिसीज हो सकता है, या फिर फिजिकल लिमिटेशंस हो सकते हैं, वो सब फिजियोलॉजिकल बैरियर में चले जाते हैं। साथ में टेक्नोलॉजिकल बैरियर भी इसमें आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर में जैसे अभी के समय में क्या अपडेटेड है उनके बारे में नॉलेज उनके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, उनके बारे में उनके पास इस्तेमाल नहीं है। और साथ में स्टीरियोटाइप, कुछ लोग होते हैं जो खुद से मान लेते हैं, कुछ गलत समझ लेते हैं, तो वो सब आपके अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर में आपके क्या होता है? तो साइकोलॉजिकल बैरियर में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ निगेटिव बॉडी इमेजेस होते हैं, डर का भाव होता है, समझ का अभाव होता है, आपका कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, स्टिग्मा का अभाव होता है। तो ये सब आपके में साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब आता है कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आपको सामने वाले से कम्युनिकेट करना है तो कुछ प्रिंसिपल का जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए उन प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो ज़रूरी है गुड लिसनिंग स्किल्स। अगर सामने वाले को आप कुछ कह रहे हो तो वो जब तक नहीं समझ सकता उस बात को, तब तक डिकोड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सेंसिटिविटी टू नॉन वर्बल क्यूज, डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस होना चाहिए उनके ऊपर, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कहलाता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कुछ स्टेप्स में, जैसे सोर्स इन्फॉर्मेशन को डिसाइड करना, कम्युनिकेट मैसेज को इनकोड करना, ट्रांसमिट करना, रिसीवर तक पहुंचाना, फिर मैसेज को डिकोड करना, उस पर काम करना। तो ये
कम से कम इतनी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप प्रिंसिपल के बारे में जान सकते। अब यहाँ पे कुछ 7 इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस, प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस और प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये टोटल 7 प्रिंसिपल है। आप लोगों को एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में इशू ना हो। अब उन 7 प्रिंसिपल के बारे में एक एक करके जानते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? वैसे प्रिंसिपल या फिर वैसे गाइडलाइंस जो कि फॉलो किए जाते हैं कब? जब किसी काम को कंप्लीट करना हो या फिर कोई भी जॉब को कंप्लीट करना हो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेके, तो ये 7 प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब 7 प्रिंसिपल में है क्या? तो जैसा कि अभी हमने बताया, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी होती है, जिसमें मैसेज को सही तरीके से प्लान्ड और एक्सप्रेस किया होना चाहिए और लॉजिकल वे में एक्सप्रेस किया होना चाहिए। दूसरा होता है कंप्लीटनेस, कोई भी मैसेज आप सामने वाले को देते हो तो वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज और सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करे हुए होना चाहिए। तीसरा होता है करेक्टनेस, जो भी आप मैसेज किसी को भी कन्वे कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, उनका टोन सही होना चाहिए, स्टाइल सही होना चाहिए, स्पेलिंग, ग्रामर, कंटेंट या फिर जितना भी इंफॉर्मेशन आपने मैसेज मेंशन किया वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्साइजनेस भी एक प्रिंसिपल है। कॉन्साइजनेस में आप अपने बातों को कितने कम वर्ड्स में सही तरीके से बता सकते हो, वो आपका कॉन्साइजनेस की प्रॉपर्टी कहलाती है। कोहेरेंस क्या होता है? मैसेज हमेशा क्लियर होना चाहिए, किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो टॉपिक हमेशा क्लियर होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी क्या होता है? कम्युनिकेशन हमेशा डायरेक्ट अप्रोच से होना चाहिए ताकि लोग उसको इजीली समझ सके, इजीली इंटरप्रेट कर सके। और साथ में कंटिन्यूटी भी कंटिन्यू होनी चाहिए। जार्गन वर्ड्स होते हैं, कोलोनियलिज्म होते हैं, इन सब चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करने चाहिए। वैसे वर्ड्स जो सेंटेंस को बड़ा बनाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मैसेज को अनक्लियर करते हैं, उनको जितना हो सके इग्नोर करने की कोशिश करनी चाहिए और मेन टॉपिक्स को ही कवर करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ बेसिक राइटिंग स्किल्स भी आता है। अगर आप किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हो तो आपको बेसिक राइटिंग स्किल्स भी आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कम्युनिकेशन को सही तरीके से मैसेज का इस्तेमाल कर कन्वे कर पाइएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो लिखना आना चाहिए, राइटिंग सही से, ताकि अपने थॉट्स को आप अच्छे से शेयर कर सके, कम्युनिकेशन आइडिया को शेयर कर सके और व्यूज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। कुछ लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो अपने थॉट्स को वर्ड्स में लिख नहीं पाते, तो उन चीज़ों को कवर अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइटिंग स्किल्स में क्या क्या था? राइटिंग स्किल्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए राइटिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमें हेल्प करती है अपने मैसेज को क्लैरिटी के साथ ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स भी बनाने आपको आने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में चाहे नोट्स हो गया, ईमेल हो गया, मेमो हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले आपको राइटिंग स्किल्स सही करने होंगे। राइटिंग स्किल अगर आपके सही नहीं होंगे तो आप अपने आइडिया को, अपने व्यूज़ को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाइएगा। इसके अलावा जितने भी सही से राइटिंग स्किल है उसे सभी जगह पे वैल्यू दिया जाता है। पीपल जैसे भी होते हैं जिनका राइटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा कैपेबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्रेडिबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिक राइटिंग स्किल्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक में मैं कवर भी करूँगा आगे चल के इन चीज़ों को। ठीक है, अब इस राइटिंग स्किल को कंप्लीट करने के लिए कुछ ग्रामर के टॉपिक्स को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए उन ग्रामर्स के टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। अब यहाँ पे ग्रामर के टॉपिक में कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जानना है। जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा, एक फ्रेज वर्ड होता है, एक क्लॉज होता है और एक सेंटेंस होता है। तीनों में आखिर डिफरेंस क्या होते हैं, इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो फ्रेज वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जो कि काम करते हैं एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के लिए, बट उनमें एक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। ये सिर्फ एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं, कोई भी बातों को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ना ही ज्यादा छोटे ना ही लंबे, ये मीडियम साइज के होते हैं। ये फ्रेज हिंदी में उसको पद बोलते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंटेंस का सिंगल पार्ट का काम करे, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, वो सारे आपके फ्रेज कहलाते हैं। क्लॉज क्या होता है? वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो, एक वर्ब भी हो, बट वो जो भी क्लॉज होगा वो अकेले सेंटेंस में नहीं रुक पाए, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। और अदर क्लॉज जितने भी जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज मेंशन होते हैं, कैन नॉट स्टैंड, नीड टू बी यूज्ड विद इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक सेंस। कुछ ऐसे क्लॉजेज होते हैं जिनको अदर क्लॉज की नीड होती है, तब वो पूरी तरीके से मीनिंग निकाल पाते हैं। वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट और वर्ब को मेंशन करते हैं बट कुछ एग्जांपल्स नहीं निकाल पाते, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मेंशन कर पाते, वो सारे वर्ड आपके क्लॉज कहलाते हैं। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जो कि आपकी बातों को पूरी तरीके से बता सकते हैं। जैसे प्लांट्स नीड सॉइल, वाटर, सनलाइट टू ग्रो। पेड़ को क्या चाहिए, पौधों को क्या चाहिए? तो मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए ताकि वो बढ़ सके। इसके अलावा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसमें मस्ट पंक्चुएशन भी लगाना भी जरूरी है।
जैसे सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लेटर होने चाहिए, पीरियड के बाद एंड करने के लिए एक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होना चाहिए, तभी सेंटेंस को पूरी तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो मेनली आपके जो सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप में बटे होते हैं, एक फंक्शन के बिहाफ में, एक आपका स्ट्रक्चर के बिहाफ में। फंक्शंस के बिहाफ में आपके होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट जो दुनिया के लिए सही है, हमेशा होने वाला स्टेटमेंट आपका डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जाता है। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट जो भी सवाल होते हैं जिसमें WH वर्ड्स यूज होते हैं या फिर जो भी सवाल होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जितना भी ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया या फिर आपका रिक्वेस्ट हो गया, ऐसे टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, तो जैसे भी सेंटेंस जो आपके फीलिंग्स को दर्शाता है वो सारे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस, कोई भी छोटा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, ये सेंटेंस आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, जब दो सेंटेंसेस को मिलाया जाता है एंड का यूज करके, बिकॉज का यूज करके या फिर अदर दो वर्ड का यूज करके, तो आपके वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। फिर उसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस कुछ होते हैं, इसमें मल्टीपल सेंटेंस का इस्तेमाल होता है जो एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, वो आपके कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होता है। एक कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस जो दो अलग अलग कम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, वो आपका कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होता है। आगे बढ़ेंगे तो सेंटेंस का जो पार्ट होता है वो 3 पार्ट में पता होता है। पहला आपका वो सब्जेक्ट, दूसरा आपका प्रेडिकेट और तीसरा आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, वो एक सेंटेंस का वैसा पार्ट जो किसके बारे में बात हो रहा है उसके बारे में बताए, तो वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट क्या हो रहा है, सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है, उनके बारे में क्या बात हो रहा है उसके बारे में जो डिटेल बताता है वो आपका प्रेडिकेट बताता है। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लगता है जो भी जिसके बारे में सब्जेक्ट काम कर रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा रोहित इज वेरी अनहैप्पी, मतलब यहाँ पर जो रोहित है, रोहित के बारे में बात है, रोहित नाखुश है, तो रोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज वेरी हैप्पी क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ही इज एटिंग एन एप्पल, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, ईटिंग हो गया आपका वर्ब, एंड एप्पल, और एप्पल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इतनी चीजों को हम लोग कवर करते हैं सेंटेंस में। अब आगे बढ़ेंगे तो अब इसमें हमें देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ग्रामर में हमने सेंटेंस देख लिया, सेंटेंस के टाइप देख लिए और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं वो चीज़ों को देख लिया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले नाउन होता है, आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ। नाउन क्या होता है, किसी का भी नेम, चाहे वो पीपल हो, ऑब्जेक्ट हो, आइडिया हो, किसी का भी नेम आपका नाउन कहलाता है। नाउन के जगह पे इस्तेमाल होने वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है, किसी भी वर्ब की खासियत के बारे में बताता है, तो वो आपका एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो भी वर्ड आपके नाउन की क्वालिटी बताता है या फिर नाउन के बारे में बताता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो कि रिलेशन बताता है दो अदर ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो वो प्रीपोजिशन हो गया। उसके अलावा वर्ब होता है, वर्ब क्या होता है आपका, तो वर्ब किसी भी एक्शंस को दिखाने का काम होता है, कौन सा एक्शन हो रहा है वो वर्ब कहलाता है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का जो काम होता है वो कंजंक्शन के यूज से होता है। और इंटरजेक्शन क्या होता है, अगर आपको एक्साइटमेंट दिखानी है, कोई फीलिंग्स दिखानी है, वो सब अपने इंटरजेक्शन में होते हैं, ठीक है। ध्यान रखने के लिए ध्यान रखेंगे, नाउन मतलब किसी का भी नेम हो गया, ठीक है। प्रोनाउन क्या हो गया, वैसे वर्ड जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होते हैं वो सारे प्रोनाउन, जैसे आई हो गया, वी हो गया, ही हो गया, शी हो गया, ये सब आपके प्रोनाउन हो गया। एडवर्ब क्या हो गए, तो एडवर्ब वैसे वर्ड जो कि वर्ब की खासियत बताती है, जैसे यहाँ पे फास्ट लिख दूं तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया, स्लो लिख दूं ये एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि नाउन्स का क्वालिटी बताता है, जैसे यहाँ पे उनको ब्यूटी लिख दूं, ब्यूटीफुल लिख दूं, तो ये क्वालिटी हो गया। प्रीपोजिशन क्या हो गया, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताता है, जैसे ऑन हो गया, एबव हो गया, अंडर हो गया, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। वर्ब क्या होते हैं, तो वर्ब कोई भी काम, जैसे प्ले हो गया, रीड हो गया, ये सब तुम्हारे वर्ब कहलाते हैं। कंजंक्शन क्या हो गए, जो भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम, जैसे एंड है, और है, आफ्टर है, बिकॉज है, नाइदर है, ये सब तुम्हारे कंजंक्शन। और इंटरजेक्शन क्या होगी, जितने भी फीलिंग्स की बात की जाए वो सारे आपके इंटरजेक्शन में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है पैराग्राफ। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ पैराग्राफ तो मेंशन कीजिएगा ही। तो पैराग्राफ को लिखने का तरीका क्या होता है उनके बारे में जानते हैं। पैराग्राफ होता क्या है, उस पर ढेर सारे सेंटेंस का कलेक्शन होता है जो कि एक सेंट्रल टॉपिक को दर्शाता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक मिला होता है उनके बारे में दर्शाता है। उसमें जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो कंप्लीट बात को बताया जा सके, कंप्लीट मीनिंग से निकला जा सके, ठीक है।
अब पैराग्राफ को लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ लिखने के लिए उसका एक टॉपिक पता होना चाहिए, उसका मेन आइडिया पता होना चाहिए और उसका हुक सेंटेंस पता होना चाहिए, ताकि जिससे पैराग्राफ और एक्साइटिंग बन सके। उसके अलावा उसमें 3 सपोर्टिंग सेंटेंस होने चाहिए, जिसमें पहला आपको फैक्ट्स इंक्लूड होना चाहिए, दूसरा उसमें रीजनिंग होना चाहिए, तीसरा स्ट्रैटेजी तो मेक कन्विंसिंग, स्टेटमेंट को कन्विंस करने लायक होना चाहिए। इसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है, मेन आइडिया को शॉर्ट वे में या फिर समराइज वे में आप लास्ट में जब मेंशन करते हैं तो आपका कंक्लूजन सेंटेंस होता है। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं पैराग्राफ में, तो सबसे पहले तो यूनिटी होना चाहिए, हर एक टॉपिक का एक सेंट्रल आइडिया फर्स्ट सेंटेंस से रिलेटेड होना चाहिए, सेंट्रल सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया होना चाहिए, उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो हमेशा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हर एक सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, कोहेरेंस भी होना चाहिए। कोहेरेंस वैसे मोस्टली वर्ड का आप इस्तेमाल करो जिससे राइटिंग और ज़्यादा इजी हो जाए, लिखना समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ट्रांजिशन वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर सकते हो, फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ में पैराग्राफ को कंप्लीट उसमें अपनी बातों को क्लियरली लिखना ज़रूरी है। हर एक बात को क्लियरली सपोर्ट में मेन आइडिया को समझाते हुए लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब पैराग्राफ के बारे में देखें तो पैराग्राफ को लिखने के लिए 6 स्टेप मेंशन है। पहला स्टेप, आपको एक आइडिया डिसाइड करना होगा कि किस बाकी पैराग्राफ आपको लिखना है। उसके अलावा उस आइडिया के बारे में एक्सप्लेन करना होगा और अपने पॉइंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। उसका कुछ सुटेबल एग्जांपल भी आप मेंशन कर लो, जो कि आप आइडिया मेंशन कर रहे हो उसको अलग अलग एग्जांपल से मेंशन कीजिए। उसके बाद आपको अपने आइडिया को लूज नहीं करना है, अपने आइडिया को कंक्लूड करना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 फिनिश होता है और आशा करता हूँ यूनिट 1 में आप लोगों को जो भी टॉपिक्स बताए गए थे सभी टॉपिक्स को, हर चीज़ को मैंने कवर कर लिया है। और अब हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। ठीक है, हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक है, तो वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आखिर स्ट्रेस होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को आजकल प्रॉब्लम होता है, सर मुझे स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। स्ट्रेस होता क्या है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट वो टेक्निक है जिससे हम किसी भी प्रेशर को या फिर कंफ्यूजन को अपने मॉडर्न लिविंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं, अपने आप के स्किल्स को ग्रो करके, डेवलप करके, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल करके और अपने बॉडी पे जो भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उनको ख़त्म करके हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है, स्ट्रेस होता क्या है सब। तो स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी बॉडी को इमोशनली या फिर फिजिकली डैमेज पहुंचाना, जिसमें हमारा रिस्पॉन्स में प्रेशर हम लोग को मिलता है बाहरी दुनिया से, वो क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेस कहलाता है। जैसे अभी आप लोग का एग्जाम था, मंडे तक मैथ तक का एग्जाम था, आप लोग को मंडे को मैथ का एग्जाम का स्ट्रेस था, वो डैमेज जो फिजिकली या फिर इमोशनली आपको दिया जा रहा है, बाहरी दुनिया से दिया जा रहा है, वो सब क्या कहलाता है, आपको स्ट्रेस कहलाता है। जो आपको क्या बनाता है, बेचैन बनाता है, गुस्से दिलाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप, एंग्जियस हो जाते हो, जिसके कारण ये आपका स्ट्रेस फॉर्म होता है। ठीक है, अब स्ट्रेस के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। स्ट्रेस के सिम्टम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका डिफिकल्टी इन स्लीपिंग हो गया, आपका वेट घटना बढ़ना हो गया, पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, टीथ ग्राइंडिंग, दांत चबाना, आपको अचानक से अटैक्स आते हो, बहुत ज़्यादा पसीना आता हो हाथ में, पैर में, या फिर जलने के हेडेक्स होते हैं, बेचैनी होती है, नोजिया, फैटिग, सोशल आइसोलेशन, इमोशनल ब्रेकडाउन, और भी मल्टीपल सिम्टम्स हो सकते हैं। बट हाँ, आपके स्ट्रेस का जो भी कारण होगा वो आपको पता होना चाहिए, किस कारण से आपको स्ट्रेस हो रहा है। और ये सिम्टम्स भी हमेशा ध्यान रखिएगा, सिम्टम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिम्टम्स के बारे में भी जरूर जान लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अब अपने आप के स्ट्रेस को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए अलग अलग टिप्स क्या क्या होते हैं। तो आपको अगर स्ट्रेस को अपने मैनेज करना है तो 7 टिप्स को हमेशा फॉलो करना होगा, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन द्वारा बनाए गए हैं। क्या क्या है वो 7 टिप्स, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस आपको क्यों हो रहा है, अपने स्ट्रेस को समझिए, क्या है स्ट्रेस का कारण, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, उनके बारे में आपको पहले समझना होगा। उसके अलावा फिर स्ट्रेस का रिसोर्स क्या है, शुरुआती स्तर क्यों है स्ट्रेस का, स्ट्रेस क्यों हो रहा है आपके माइंड में, इसके बारे में आप लोग जानिए। इसके अलावा अपने स्ट्रेस को समझिए, उसको कैसे आप निवारण कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को स्ट्रैटेजी बनाइए, अलग अलग तरीके की, अलग अलग हेल्दी स्ट्रेस को मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट कीजिए, अपने आप को सेल्फ केयर को प्रायोरिटी पे रखिए, और अगर किसी से सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट कीजिए, लोगों से बात कीजिए ताकि वो स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। तो ये 7 तरीके आपके होते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आपके 3 तरीके के होते हैं। एक आता है आपका एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, दूसरा आता है इमोशनल ओरिएंटेड अप्रोच, तीसरा आता है एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है, हमको सिंपली स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखना है, समझना है और उसको बदलने की कोशिश करनी। ये हुआ एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। ध्यान से सुनिएगा, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच क्या हुआ, किसी भी एक्ट को देखना है, समझना है, उसे बदलने की कोशिश करनी है। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना होगा, किसी भी बात को क्लियर और इफेक्टिव
कम्युनिकेशन तौर पे दोस्तों को बताना होगा। बाहरी दुनिया का जो नॉइज है, नॉइज इन द सेंस आवाज नहीं यहाँ पे हो सकता है, परेशानी जो भी आ रही है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अदर चीज़ों से रिलेटेड, उन चीज़ों से बाहर आना आपको होगा। अपने लिए कुछ समय निकालना होगा हर एक दिन। इसके अलावा अपना जो टाइम है उसको मैनेज कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने टास्क को ऑर्गेनाइज कीजिए, तब आपको वो एक्सेलरेटेड अप्रोचेस में देखने को मिलता है। दूसरा आता है इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच। जैसे आप स्ट्रेस को किस तरीके से देखते हैं उसके वे को चेंज करना इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच कहलाता है। ये क्या होता है, इसमें से निगेटिव थॉट्स को आप रिमूव कीजिए और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को लाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अल्बर्ट एलिस, जिनने ABC टेक्निक का इन्वेंशन किया था। ABC में क्या होता है, ए मतलब होता है एडवर्सिटी, स्ट्रेसफुल इवेंट्स को देखना, बिलीफ अपने ऊपर भरोसा करना, अपना रिस्पॉन्स देना, और कॉन्सिक्वेंसेज उसके ऊपर जो रिजल्ट आया है उसका समझना, उसके ऊपर एक्शंस लेना। ये ABC टेक्निक होती है जिससे और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ को लाया जा सकता है, पॉजिटिव आउटकम को लाया जा सकता है। इसके बाद एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें क्या होता है, लोग डील करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो कि नॉर्मली हैंडल नहीं हो सकता है। कैसे करते हैं, तो डाइट करके आप कर सकते हैं, मेडिटेशन करके कर सकते हैं, रेजिलेंस बना के कर सकते हैं, या फिर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा के कर सकते हैं। जितने भी नोट्स वाले पॉइंट से आप वीडियो को पॉज करके इजीली उसको मेंशन कर लीजिएगा ताकि उसको एग्जाम में आप क्वेश्चन में लिख पाए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है इंडिपेंडेंटली काम करना। कैसे काम करना, तो इंडिपेंडेंस मतलब सबको पता है, क्रूशियल स्किल है जो कि आपको क्या देता है, सोचने की क्षमता देता है ताकि आप अपने कामों को खुद से कर सकें। इसमें क्या क्या होता है, इफिशियंसी होती है, सेल्फ अवेयरनेस होता है, सेल्फ करेक्शन होता है। आप अपनी जगह पे काम करते हो, अपनी चीज़ों को जानना से शुरू करते हो, शुरुआती स्तर पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें इनिशिएटिव लेते हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, अपने मिस्टेक्स को समझते हो और अपने आप पे भरोसा करना होता है आपको, तभी आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या होता है, अगर आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो यू बिकम द बॉस, मतलब तो आपसे कोई भी सवाल कोई नहीं पूछेगा कि आप इस काम को क्यों कर रहे हो, कैसे करो और कब तक कंप्लीट होगा, आप खुद एक बॉस कहलाओगे। दूसरा है, आपको उसका खुद का क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने उस टास्क को खुद से कंप्लीट किया है तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। आप इजीली सभी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे, कोई भी इंटरप्शन आपको रोक नहीं पाएगा। और साथ में आप ही अपने अथॉरिटी भी रहोगे, आप खुद से डिसाइड करोगे कब काम करना है, क्या काम करना है और क्यों काम करना है, ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है की टू बिकम इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आप में होनी चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपने इमोशंस को समझना, भरोसे को समझना, एबिलिटी को समझना, मोटिवेशन को और इंटरेस्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप इंडिपेंडेंट हो पाओगे। ये आपके जज करने में हेल्प करता है, अपने परफॉर्मेंस को, बिहेवियर को सही तरीके से, और उसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। सेल्फ अवेयरनेस किस तरीके के होते हैं, तो दो तरीके, इंटरनल भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल में आप अपनी वैल्यूज़ को जानिए, अपने पर्सनालिटी को जानिए, अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेसेस को, और रिलेशनशिप को बढ़ाने में हेल्प कीजिए, सेटिस्फैक्शन को, पर्सनल कंट्रोल और हैप्पीनेस को मेंटेन कीजिए। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, लोगों के बारे में समझिए कि लोग आपको किस वे में जानना चाहते हैं, किस वे में समझते हैं। आप अपनी एम्पैथी को बढ़ाइए, इफेक्टिवनेस को बढ़ाइए, रिलेशनशिप्स को बढ़ाइए, सब एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस में जाता है। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, एक ऐसा स्किल जो आपको काम करने में, हार्ड वर्क करने में, सक्सेस अचीव करने में या फिर सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वो सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, वैसी एबिलिटी जो आपके बिहेवियर को, इमोशंस को, थॉट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करे, लंबे समय के गोल्स को पाने में हेल्प करे और आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करे, वो सब सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद बोर हो चुके हैं। क्या आप बोर हो चुके हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो चलिए अब हम आपको इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताना शुरू करते हैं। बोर नहीं होना है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट्स थे, थ्योरेटिकल पार्ट्स अभी तक खत्म कर दिए गए हैं। अब थोड़े जो आपके प्रैक्टिकल पार्ट्स है उनके बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे हमारा, आप जैसे मोबाइल पे वीडियो देख रहे होगे, कंप्यूटर पे वीडियो देख रहे होगे, तो आखिर ये कंप्यूटर लैपटॉप काम करता कैसे, मोबाइल काम करता कैसे, उनके बारे में जानेंगे। चलिए उनके बारे में शुरू करते हैं। तो अब आता है आपका यूनिट 3 की बारी। यूनिट 3 में है आपका ICT स्किल, जो कि है आपका एक प्रैक्टिकल स्किल। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल है वो। प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों ने मोबाइल यूज़ किया होगा, विंडोज़ यूज़ किया होगा, लैपटॉप यूज़ किया होगा, तो देखा होगा उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाले होते। जैसे अगर लैपटॉप की बात है, उसमें विंडोज़ होता है, मैक होता है, लिनक्स होता है, बैडा है, क्लियर OS, सिम्बियन OS, एंड्रॉयड, एप्पल, पाम, इतने तरीके करके आपके बहुत सारे OSs। इनके बारे में आप जानेंगे आखिर ये होता क्या है, काम कैसे करता है। तो इनको हम लोग मिले किस नाम से जानते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मैनेज करने में और कंट्रोल करने में कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को।
अगर आपके सिस्टम में ओएस नहीं है तो आपके सिस्टम का हार्डवेयर जो वो है अनयूजेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो सकता है ब्रेक कर जाए, ठीक है, या फिर करप्ट कर जाए। उस कंडीशन पर फोन को ऑन कर दो, ना आपको आइकन्स दिखेंगे, ना आप किसी पे क्लिक कर पाओगे, ना आप कोई एप्लीकेशन यूज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ब्रेक कर गया है, वो करप्ट कर गया है। करप्ट करने का मतलब उनको हार्डवेयर से रिलेशन बनाने में हेल्प ही नहीं कर पा रहा है, हार्डवेयर से आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली क्या काम करता है, आपके कंप्यूटर को मैनेज करने, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सारे सॉफ्टवेयर को उनके दूसरे हार्डवेयर से रिलेटेड कंपोनेंट से मिलाने में हेल्प करता है। अगर आपके पास ओएस नहीं है तो आपका जो सिस्टम है वो भी अनयूजेबल रहेगा, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये मैनेज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स बैठाते हैं, किसमें, सारे कंप्यूटर एक्टिविटीज में, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और एप्लीकेशन को चलाने में भी हेल्प करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या होता है? तो सबसे पहले तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करना, एक यूआई इंटरफेस बैठाना, एप्लीकेशंस को रन करने में हेल्प करना, हैंडल करना हर एक के सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल को, और आपके जितने भी फाइल्स और फोल्डर उनको मैनेज करने में ये हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका विंडोज हो गए, लिनक्स हो गए, डॉस है, मैक है, एंड्रॉइड है, बॉस है, सोलारिस है, ये सब आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली आप लोगों ने समझ लिया क्या होता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर आपके फोन में डाला हो, सिस्टम पे डाला हो, जो आपको हेल्प करता है किससे, हार्डवेयर को यूज करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करो, अपने फोन को ऑफ कर दो, फोन को ऑन किए बिना, या फिर उसका सॉफ्टवेयर करप्ट कर गया हो किसी भी फोन को, उसको ऑन किए बिना उसका कैमरा एक्सेस करके दिखाओ। क्या पॉसिबल है कैमरा को एक्सेस करना? तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने बूट ही नहीं किया, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई आइकन आपको एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। आप हार्डवेयर से कनेक्ट कैसे कर पाओगे? आप किसी स्पीकर पे गाना बजाना चाहो, आपके मोबाइल में ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, आप उस पर सॉन्ग प्ले कर पाओगे? कोई पॉसिबिलिटीज है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको किसी भी टास्क को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि सारे सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। तो फंक्शन मेनली आपके 8 होते हैं। पहला आपका प्रोसेस को मैनेजमेंट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको मैनेज करने का काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप मोबाइल यूज करते हो, सिस्टम यूज करते हो, आप एक टाइम पे म्यूजिक सुनते रहे होगे, हो सकता है आप गेम खेल रहे हो सकता है आप वीडियोस देख रहे हो सकता है आप कुछ स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो। तो आपके जो प्रोसेसर है उनको कैसे पता चलता है कि किस काम को कितने देर तक चलाना है, कब तक में ये गाना प्ले करना है, कब तक में ये वीडियो प्ले करना है। तो उनके प्रोसेस को मैनेज करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, आपने कोई चीज डाउनलोड किया, अपलोड किया, शेयर किया, उनको मेमोरीज एलोकेट करना या फिर रीएलोकेट करना, या फिर कोई एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो उसको रैम में डालना, रैम में उसको यूजेबल मेमोरी में एलोकेट करना, वो सब काम जो आपका होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। थर्ड आपका होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे इनके सामने कोई फाइल डाउनलोड किया, अब ऐसा तो नहीं कि फाइल डाउनलोड करिए आप उसको खुद से सेव करने जाते हो, आपको ध्यान होगा ऑटोमेटिक वो आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में सेव हो जाता है। कैसे ये सेव होता है, किसी ने तो कुछ ना कुछ सेटिंग किया होगा, उसको कैसे पता होता है कि डाउनलोड का फोल्डर कहाँ पे है, मुझे ये फाइल कहाँ सेव करना है, म्यूजिक के फाइल को म्यूजिक में कैसे सेव करना है, फोटोज को फोटोज में कैसे सेव करना है, वीडियोज को वीडियोज में कैसे सेव करना है। तो ये सब जो फाइल मैनेजमेंट होते हैं वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही देख रेख करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है ताकि आप फाइल्स को मेंटेन कर सको, डाटा को मेंटेन कर सको, सारे डायरेक्टरी को स्ट्रक्चर वे में रख सको। तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। सिक्योरिटी क्या होता है, आपके डाटा को बचाना, बाहरी एक्सेस से बचाना, अनऑथराइज जो भी एक्सेस होता है उनसे उसको प्रोटेक्ट करना भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इसके अलावा आप कोई भी कमांड उसको दे रहे हो तो कमांड को समझना और उसके हिसाब से रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम। जैसे आपने कैमरा एक्सेस करने को बोला तो कैमरा के अलावा वो स्पीकर तो एक्सेस करेगा नहीं, कैमरा के लिए वो कैमरे को एक्सेस करेगा। कैमरे में भी उसने फ्रंट कैमरा हो सकता है एक्सेस करना हो सकता है बैक कैमरा एक्सेस करना हो। तो ये सब मैनेज कौन करता है, कमांड को इंटरप्रेट कौन करता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेट करता है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने भी आप लोग यूज करते हैं उनके बीच कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे बताता है। जैसे आप अगर चार्जर लगा रहे हो, यूएसबी, माउस, कीबोर्ड जो भी यूज कर रहे हो तो वो इनपुट हो या आउटपुट डिवाइस, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसके अलावा जो यूजर इंटरफेस आपको दिखता है, जितने भी आइकन्स दिखते हैं, जितने भी ऑप्शंस दिखते हैं या फिर जितने भी फाइल्स दिखते हैं, वो सब क्या है, वो सब कहाँ से मैनेज होते हैं, उसको यूजर इंटरफेस कौन प्रोवाइड करवाता है, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। टोटल इसमें लेयर्स होते हैं, 6 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर आपका होता है यूजर का कोई भी प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट यूनिट, प्रोसेस को मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेज करना, सीपीयू शेड्यूलिंग और उसके बाद हार्डवेयर। ये टोटल 6 लेयर आप में हुआ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में एक होता है कर्नल। कर्नल क्या होता है, एक कोर कंपोनेंट है जो कि सबसे बॉटम में होता है। मेनली इनका काम क्या होता है, सारे हार्डवेयर और डिवाइसेस के मेमोरीज को मैनेज करने का काम होता है आपके कर्नल का। एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एक सेकंड लेयर होता है जिनका कंटिन्यू रूटीन क्या होता है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके बीच कम्युनिकेशन बैठाना।
ये आपका एपीआई का काम होता है। फाइल सिस्टम का काम क्या होता है, जो कि थर्ड लेयर आपका होता है। रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, फाइल्स को मैनेज करने के लिए, फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए, स्टोरेज क्रिएशन के लिए, एक्सेस के लिए मैनेज होता है। और फिर आपका आता है डिवाइस ड्राइवर, वैसे प्रोग्राम जो कि आपके हार्डवेयर को हेल्प करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी डिवाइस आप अटैच करते हो उनको फंक्शन करवाने के लिए, वो आपके डिवाइस ड्राइवर का काम होता है। तो ये कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ओएस का, ठीक है। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बेसिकली यूजर इंटरफेस के हिसाब से बांटा गया है, यूजर सपोर्टेड के हिसाब से और टास्क के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यूजर इंटरफेस के हिसाब से दो है आपके। पहला आपका है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें आप क्या करते हो, सिस्टम पे कमांड्स देते हो। कमांड्स टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, कैरेक्टर के फॉर्म में होते हैं। आप सिस्टम को कमांड देते हो, कैरेक्टर के फॉर्म में होता है। सिस्टम को आप कमांड्स देते हो, उस कमांड को वो इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करने के बाद काम करने का काम करता है। जैसे MS DOS आपका हो गया, ठीक है, वो आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो गया। फिर एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे ये मैं PPT का इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इसे ब्लैक सिम्बल्स कमांड के थ्रू पढ़ाऊँ तो वो CUI हो जाएगा। बट अगर मैं इसे आइकन्स इस्तेमाल करके, फोटो इस्तेमाल करके, 3D लोगोज इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूँ तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो, जो कि मेनली विंडोज और लिनक्स और मैक OS में देखने को मिलता है। यूजर सपोर्ट के हिसाब से दो में बांटा गया है। पहला आपका सिंगल यूजर सपोर्ट, दूसरा मल्टी यूजर सपोर्ट। सिंगल यूजर सपोर्ट क्या होता है, एक टाइम पे एक ही यूजर उसको एक्सेस कर पाएगा। जैसे MS DOS हो गया, Windows 95 हो गया, विंडोज के जितने भी होते हैं वो आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, जो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल यूजर एक के बाद एक इस्तेमाल कर सके। जैसे यूनिक्स होगा, लिनक्स हो गया, ये सब का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो टास्क के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को बांटा गया। जैसे सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, बैच OS दिख रहा है, टाइम शेयरिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेटवर्क है, रियल टाइम है, ठीक है। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाते हैं। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक टाइम पे एक ही टास्क को वो परफॉर्म करेगा। आपने उसे म्यूजिक प्ले करने के बोला तो वो म्यूजिक प्ले करेगा, आपने उसे वीडियो चलाने को बोला तो वो वीडियो प्ले करेगा, आपने उसे गेम चलाने को बोला तो वो गेम प्ले करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले के जमाने के बटन वाले फोन, कीपैड फोन की बात करो, उसमें अगर आपने कॉल कर दिया तो आप कॉल का ही यूज कर सकते हो, अगर आपने गेम को ओपन किया तो आप गेम ही ओपन कर सकते हो। अदर एप्लीकेशन को एक्सेस करने का वो ऑप्शन नहीं देता है, तो वो सब सिंगल टास्क ओएस होता है। मल्टीटास्किंग ओएस में क्या होता है, आप एक टाइम पे मल्टीपल टास्क को एक के बाद एक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, वो आपका मल्टीटास्किंग है। बैच ओएस क्या हो गया, जिसमें आप एक ग्रुप ऑफ जॉब्स, आपने एक सीक्वेंस दे दिया कि पहले ये काम होगा, दूसरा ये काम होगा, तीसरा ये काम होगा, वो सब आप बैच ओएस में कर सकते हो। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, मल्टीपल यूजर को वो समय देता है ताकि एक ही सिस्टम को मल्टीपल यूजर अलग अलग टाइम में एक्सेस कर सके, वो आपका टाइम शेयरिंग ओएस होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस क्या हो गया, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को कंटिन्यू रन करने का काम करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस हो गया। नेटवर्क ओएस जो कि डेटा और यूजर्स को मैनेज करता है एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में, वो आपका नेटवर्क यूजर हो गया। और रियल टाइम क्या होता है, रियल टाइम जो कि रियल टाइम मतलब एकदम प्रेजेंट करंट समय में स्ट्रिक्ट टाइमिंग लेकर के जितने भी डेटा आप दे रहे हो उसको प्रोसेस करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो भी टिकटिंग करते हो, जो भी मल्टीमीडिया आप देखते हो, डाउनलोड करते हो, शेयर करते हो, वो सब आपके रियल टाइम ओएस में होता है। जैसे ये हार्ड टाइम और सॉफ्ट टाइम होता है। हार्ड टाइम में क्या होता है, जिस टाइम में आपने काम को किया उसी टाइम में वो टाइम उसका अपडेट होगा। जैसे आप बुक टिकट करते हो तो उसका जो टाइमिंग होता है, जिस टाइम में आपने पेमेंट किया, बुकिंग किया, उसी टाइम का वो टिकट बुकिंग होता है। इसके अलावा सॉफ्ट टाइम रियल में क्रिटिकल टास्क को प्रायोरिटाइज किया जाता है, लेस को स्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है। वो सब आपके टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। ये तो टोटल टाइप्स थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो कॉपी में, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हमारा आता है विंडोज 7 के बारे में। जैसे पहले जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे वो विंडोज में आते थे। अब विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7 बहुत ही ज़्यादा फेमस था। विंडोज 7 फेमस क्यों हुआ था, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। मेजर रीजन है आपका ये एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर फ्रेंडली इन द सेंस आप आइकन्स देख के पता कर सकते हो कि इसमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन से ऑप्शन को एक्सेस करना है, वो आप आइकन्स और कलरफुल आइकन्स का इस्तेमाल करके ही इस्तेमाल कर सकते हो। ईजी इंटरेक्शन होता था, माउस का सपोर्ट होता था, मल्टीपल ऑप्शन, आप मल्टीपल एप्लीकेशन एक टाइम पे यूज कर सकते थे। इसमें एक एरो शेक का फीचर था। एरो शेक में क्या होता था, आप सारे टास्क को एक साथ मिनिमाइज कर सकते थे और एक साथ ओपन भी कर सकते थे। ये सब एरो शेक का फीचर था, ठीक है। एरो थीम्स या फिर एरो बैकग्राउंड क्या होता है, विंडोज 7 आपको अलाउ करता था नए नए थीम को इस्तेमाल करने के, नए नए स्लाइड शो को इस्तेमाल करने के लिए, अपने पर्सनल फोटोग्राफ को लगाने के लिए, ताकि आपका जो पीसी है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। होम ग्रुप क्या होता था, आप अपने विंडोज 7 में होम ग्रुप का एक फीचर दिया रहता है जो आपको इनेबल करता था कि इसलिए ताकि आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो दो से ज़्यादा पीसीज को जो कि विंडोज 7 पर रन कर रहे हैं, और अपने होमवर्क को कंप्लीट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और भी डिटेल में काम कर सकते हो। एरो स्नैप फीचर क्या होता है, ये एक फीचर जो आपको इनेबल करता है अपने सिस्टम को रिसाइज करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए विंडोज़ को, और साथ में अलाउ करता है कंपेयर करने कंटेंट दो अलग अलग विंडोज़ में। तो इन फीचर्स के कारण ही आपको विंडोज 7 बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। कुछ फोटोज आपको नीचे में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है और बेसिक कंपोनेंट ऑफ GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? वो पहला स्क्रीन जो आप लॉग इन करने के बाद देखते हो वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है। आइकन्स क्या होते हैं? स्मॉल ग्राफिकल इमेज, जो कि ये सब इमेजेस आपको दिख रही है ये सब क्या है? आपके आइकन्स कहलाते हैं, ठीक है। फोल्डर्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे फाइल जिसमें आप अलग अलग चीज़ों को रखते हैं। जैसे ये एक फोल्डर है, इस फोल्डर में आप म्यूजिक रखते होंगे, सॉन्ग रखते होंगे, वीडियोस रखते होंगे, तो ये सब फोल्डर होते हैं जिसमें अपने फाइल्स को आप स्टोर करते हो, प्रोग्राम को स्टोर करते हो। क्लॉक क्या होता है? जो कि आपको टाइम दिखाने में हेल्प करता है, डेट और टाइम मेंशन करने में। स्टिकी नोट्स क्या होता है? जो भी आप रिमाइंडर लिख के रखना चाहते हो, टू डू लिस्ट बना के रखना चाहते हो, वो आप रख सकते हो। लॉन्च आइकन्स क्या होता है? आपके टास्क बार में कुछ आइकन्स होते हैं जो कि आप डेली बेसिस में यूज करते हैं। आप सिंपली इस पर टैप करोगे तो ये आइकन्स ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। ये आपके क्विक लॉन्च आइकन्स होते हैं जो कि टास्क बार पे मेनली प्रेजेंट होते हैं। टास्क बार क्या होता है? ये जो ब्लैक कलर का रिबन आपको मेंशन दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का रिबन ये आपका टास्क बार कहलाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार जो कि स्क्रीन के बॉटम में, आप इसको चाहो तो अपने हिसाब से लेफ्ट साइड में भी सेटअप कर सकते हो, टॉप में भी सेटअप कर सकते हो, राइट में भी सेटअप कर सकते हो, बट मेनली ये बैक बॉटम साइड में ही रहता है। स्टार्ट बटन, अब ये जो बटन यहाँ पे दिख रहा है ये आपका है स्टार्ट बटन। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका मेनली ऐप ड्रॉअर होता है। क्लिक करके आप सारे एप्लीकेशन को एक साथ एक्सेस कर सकते हो, सारे प्रोग्राम फीचर को एक साथ एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन एरिया। इस साइड में एक नोटिफिकेशन एरिया दिया रहता है, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। और जितने बैकग्राउंड टास्क हो रहे हैं, उसके बाद गैजेट है, जितने भी छोटे छोटे एप्लीकेशन है जैसे कैलेंडर, क्लॉक, वेदर, ये सब आपके डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मेंशन होते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप पे जो बटन होता है वो कि राइट हैंड का टास्क बार पे होता है, वो सारे बटन को मिनिमाइज करने के लिए और ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बटन है आपका, ये आपका कहलाता है सो डेस्कटॉप बटन, जिसमें सारे डेस्कटॉप के जितने भी बटन होते हैं सबको वो इस्तेमाल करके दिखाता है। अब विंडोज में अलग अलग एलिमेंट होते हैं, जैसे कोई भी विंडो आप ओपन करते हो तो उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। GUI में बहुत सारी चीज़ें होती है। एप्लीकेशन विंडो आप कोई भी ओपन करते हो तो स्टार्ट एप्लीकेशन करने के बाद उस विंडो को अगर डबल क्लिक करके ओपन करते हो उसका कंटेंट देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले आपका आता है कंट्रोल मेन्यू, आपका विंडो टाइटल बार आ गया, मेन्यू बार है, टाइटल बार है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लियर बटन, स्टैंडर्ड टूल बार, एड्रेस बार, स्ट्रिंग हैंडल, वर्किंग एरिया, स्टेटस बार, वेब एरिया, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एक एक करके देखते हैं। जैसे टाइटल बार हो गया, आपको जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है, जो भी फोल्डर ओपन किया है उसका नाम दिखाएगा। मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज का बटन भी साथ में ये मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। स्क्रॉल बार क्या होता है? वो आपके स्क्रॉल करने का काम आता है। या तो आप हॉरिजॉन्टली उसको स्क्रॉल कर सकते हो या तो आप वर्टिकली उसको स्क्रॉल कर सकते हो। आप इन दोनों का इस्तेमाल कर स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल स्क्रॉल कर सकते हो। एड्रेस बार क्या होता है? नेविगेशन करने का काम आता है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में नेविगेट करने के लिए। नेविगेशन पेन क्या होता है? एक क्विक लिंक आपको प्रोवाइड करता है ताकि एक टाइम पे आप मल्टीपल फोल्डर लोकेशन पे स्विच कर सको इजीली। टूल बार्स क्या होता है? इसमें अलग अलग टूल्स होते हैं अलग अलग टास्क करने के लिए। डिटेल पेन क्या होता है? जिसमें डिटेल मेंशन होता है, क्या आपने कौन सा फाइल ओपन किया, कौन सा फोल्डर ओपन किया, उन चीज़ों के बारे में। मेन्यू बार क्या होता है? इसमें मेन्यू होता है जिसमें आप एडिट, फाइल, होम, एक्सेट्रा का इस्तेमाल कर सकते हो। कमांड विद क्यूबेसिक के फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेटस बार क्या होता है? तो इसमें आप डिस्प्ले कर सकते हो, अलग अलग एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। रेक्टेंगुलर फ्लेम, जो ये बाउंड्री दिखता है आपको ब्लू कलर में, ये आपका रेक्टेंगुलर फ्लेम है। फाइल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डेटा आपका कहलाता है फाइल। और फोल्डर क्या होता है? जितने भी फाइल्स होते हैं वो एक थैले के अंदर होता है, इसी को हम लोग फाइल बोलते हैं। सेम टाइप के फाइल्स को आप एक जगह पे स्टोर कर देते हो तो वो सब आपको फाइल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कंप्यूटर को मेंटेन करने का टिप्स। आप कंप्यूटर को मेंटेन कैसे कर सकते हो? इनके सब कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, उसको मेंटेन करना भी आप ही को काम है। और हर एक कंप्यूटर या फिर हर एक सिस्टम के लिए रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कंप्यूटर को अगर स्मूथली चलाना चाहते हो तो मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसी तरीके से वो स्मूथली चल सकता है। आप अपडेट्स इंस्टॉल कर सकते हो, सिक्योरिटी चेक कर सकते हो, बैकअप चेक कर सकते हो, वायरस स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा आप प्रॉपर एक्सटर्नल इंटरनल कंपोनेंट की लाइफ टाइम को बढ़ा सकते हो। कैसे मेंटेन कर सकते हो? सबसे पहले कीप योर कंप्यूटर पार्ट क्लीन विद ड्राई क्लॉथ्स। हमेशा अपने कंप्यूटर पार्ट को साफ रखो। खाना हमेशा कंप्यूटर से दूर रखना है। अपने जो माल फंक्शन हार्डवेयर है उसको रिपेयर करवाना है। अपडेट को एंटीवायरस को कंटिन्यू अपडेट और इंस्टॉल करते रहना है, चेक करते रहना है। क्लीनिंग में क्या क्या ध्यान रखना है? क्लीनिंग करते सब हमेशा अपने सिस्टम को स्विच ऑफ रखना है, तब क्लीन करना है। और स्प्रे का इस्तेमाल करना है और हल्के गीले कपड़े से आप पोंछ सकते हो। और ज़्यादा अवॉइड लेटिंग फ्लूइड, क्लीनिंग फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड डालना चाहे तो उसको अवॉइड कीजिए, सर्किट बोर्ड उससे खराब हो सकता है। एंटीसेप्टिक कंप्यूटर वैक्यूम नॉट अ रेगुलर वन, वैसे वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए जो कि कंप्यूटर के लिए मेनली इस्तेमाल होता है। और मॉनिटर के अंदर के सामान को कभी भी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आगे आ गया, अब क्लीनिंग के लिए क्या कहते हैं? जैसे आप मॉनिटर को साफ करें वैसे आप कीबोर्ड को भी साफ कीजिएगा, मॉनिटर को भी आप साफ कर सकते हैं, ऑप्टिकल माउस, डिस्प्ले, इन चीज़ों को भी आप क्लीन कर सकते हो। उसका मेंटेनेंस का जो शेड्यूल होता है वो कैसे ध्यान रखें? तो आप मेंटेन डेली कर सकते हो, मंथली किसी एक मंथ में कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप क्या कर सकते हो मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है उसे आगे पीछे कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है। अब आता है मेन चीज़, कंप्यूटर वायरस। आखिर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक ऐसा मलिशियस प्रोग्राम जो कि अपने कंप्यूटर में रन करता है बिना आपके नॉलेज और आपके परमिशन के, और किसी भी प्रोग्राम से जाकर जुड़ जाता है, ठीक है।
वैसा मैलिशियस प्रोग्राम जो कि आपके परमिशन के बिना नॉलेज के रन करता है और किसी प्रोग्राम के साथ जाके जुड़ जाता है। अब ये वायरस अटैक करता कैसा, फैलता कैसे, तो ये मेनली कारण होता है इंटरनेट के कारण। इंटरनेट ही मेन सोर्स है आपके वायरस के अटैक्स का। जैसे कॉमन एक्टिविटी कैसा था, कैसे शेयर हो सकता है, तो आप नॉर्मल म्यूजिक फाइल शेयर करते हो तो वायरस आपको मिल सकता है। कोई ऐसा इन्फेक्टेड साइट आपने ओपन किया तो आपको वायरस मिल सकता है। आपने कोई स्पैम ईमेल ओपन कर दिया तो आपको वायरस मिल सकता है। आपने कोई ऐसी फाइल डाउनलोड कर ली जो कि फ्री गेम्स हो, फ्री मीडिया प्लेयर हो या फिर यूटिलिस्ट का हो, वो आपको वायरस दे सकता है। या फिर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जो कि रीडिंग है बिना लाइसेंस का, तो वो सब आपके वायरस आपके सिस्टम को खराब कर सकता है। अब उससे खराब क्या क्या होता है, तो आपके प्रोग्राम को डैमेज कर सकता है, फाइल्स को डिलीट कर सकता है, या फिर रिफॉर्मेट कर सकता है आपके हार्ड ड्राइव को उस वायरस का एक्सेस करके। इसके अलावा आप कंप्यूटर वायरस से उसका सिम्टम कैसे देख सकते हैं, तो कभी कभी आप देखिएगा कोई अनयूजुअल मैसेज अगर आपके सिस्टम पे आ रहा है तो आपके कंप्यूटर में वायरस है। आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्लो हो रहा है तो आपके कंप्यूटर में वायरस है। आपके डिस्क का स्पेस बहुत ज़्यादा घट गया तो आपके कंप्यूटर में वायरस है। कोई भी एप्लीकेशन स्लो लोड हो रहा है तो वो आपके एप्लीकेशन में वायरस है। आपके फाइल में से कोई फाइल मिसिंग है तो आपके एप्लीकेशन में फायर है। और अगर आपके फाइल्स का नंबर संख्या भर गया है तो भी आपके सिस्टम में वायरस घुसा हुआ होता है। अब उसे बचा कैसे जा सकता है, तो सबसे पहले तो पायरेटेड और अनऑथराइज सॉफ्टवेयर को डालना बंद किया जाए। इसके अलावा हमेशा एंटीवायरस को अपडेट करते रहना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए किसी फाइल को अनरेबल रिसोर्स से, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है ऑनलाइन और ऑफलाइन से, ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सेस से। अब वायरस के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो वायरस टोटल इतने तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है रेसिडेंस वायरस। रेसिडेंस वायरस क्या, तो वैसा वायरस जो कि रैम में आपके होता है, ठीक है, और हर एक ऑपरेशन हर एक फाइल को करप्ट करने का काम करता है, वो आपका रेसिडेंस वायरस होता है। नॉन रेसिडेंस वैसे प्रोग्राम मॉड्यूल जो कि फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं जहाँ पे वो एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है, वो नॉन रेसिडेंस होता है। प्रोग्राम वायरस क्या होता है, वैसे इन्फेक्शन फाइल जो कि आपके सिस्टम में एक्टिव रहते हैं और जैसे ही होता है वो रन करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो वो सब आपके प्रोग्राम वायरस होता है। मैक्रो वायरस क्या होता है, मैक्रो लैंग्वेज का इस्तेमाल करके जो वायरस बनाया जाता है वो सब आपके मैक्रो वायरस होता है, जिसको एक डॉक्यूमेंट के थ्रू शेयर किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा वायरस है जो कि डेटा को चोरी करने, कन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को चोरी करने का काम करता है, वो आपका ट्रोजन हॉर्स होता है। मालवेयर क्या होता है, वैसे हार्मफुल सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम को स्लो करने का काम करता है या फिर खराब करने का काम करता है, मालवेयर कहलाता है। स्पाईवेयर क्या होता है, आपके पर्सनल डेटा को चुराना, जैसे आपके पासवर्ड का डिटेल, इमेजेस वगैरह को चुराना, वो आपका स्पाईवेयर करता है। वर्म क्या होता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का जो काम करता है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फैलाने का जो काम करता है, वो आपका वर्म्स कहलाता है, काम होता है। वो अलग अलग मेमोरीज में जाके, अलग अलग नेटवर्क में जाके, अलग अलग रिसोर्स में जाके अपने आप को डबल करता है, शेयर करता है, सारे नेटवर्क में बांटने का काम करता है। बूट वायरस क्या होता है, अपने सिस्टम का जो बूट रिकॉर्ड है उसको इन्फेक्ट करना ही बूट वायरस कहलाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस, आपके सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आपको सिस्टम को पूरी तरीके से वो खराब किया जा सकता है। तो इतने तरीके के मेनली वायरस आपको देखने। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बारे में। ये है हमारा यूनिट 4। अभी तक पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने एंटरप्रेन्योर स्किल्स से पहले वाले जो भी यूनिट्स है उनको कवर किया। अब हम लोग कवर करेंगे एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बारे में। तो चलिए एंटरप्रेन्योर स्किल्स का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर स्किल्स में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं, टॉपिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको आता है एंटरप्रेन्योर। अब ये एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो एंटरप्रेन्योर उनको कहते हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जो क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं एक बिजनेस को, किस चाहिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। एक ऐसे इंडिविजुअल जो किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, किस लिए, तो प्रॉफिट बनाने के लिए, उनको हम लोग क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और वो हमेशा रिस्क लेने को तैयार होते हैं, ठीक है। तो वैसे लोग जो भी होते हैं वो आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं। बहुत ही ज्यादा वो भी हाई मोटिवेटेड होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, उनके दिमाग में कंटिन्यू आइडियाज आते रहते हैं। मनी कहाँ से लाना है उनके बारे में उनके पास आइडिया होते हैं, कैपिटल्स वो प्रोवाइड करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का वो लोग काम करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं, वैसे लोग जो एक बिजनेस बनाते हैं प्रॉफिट के लिए और रिस्क लेने को तैयार होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज उनके पास होते हैं, मनी को रेज कर सकते हैं, कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकते हैं। वैसे लोग को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब एंटरप्रेन्योर के की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला की एलिमेंट उनका विजन क्लियर होता है। वो हमेशा नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, ठीक है। वो हमेशा नई अपॉर्चुनिटी को खोजते रहते हैं कि नई अपॉर्चुनिटी उनको कहाँ से मिले। इनोवेशन उनके अंदर होता है, हमेशा नए तरीके वो ढूंढते हैं, नई चीजों को सीखते हैं, नए बिजनेस को स्टैब्लिश करने का काम करते हैं। हमेशा वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं, जब भी चाहते हैं वो रिस्क लेते हैं और बिना कोई भी सोच का, ठीक है। ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं नेसेसरी रिसोर्सेज से ताकि बिजनेस को और आगे बढ़ाया जा सके। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इसके बाद, तो एंटरप्रेन्योरशिप उस प्रोसेस को बोलते हैं जो कि वैल्यू क्रिएट करता है या फिर वेल्थ क्रिएट करता है, अलग अलग चीजों को, नए इन्वेस्टमेंट के तरीकों को डिस्कवर करके, अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करके, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरप्राइजेस को डिस्कवर करके, अंडरटेकिंग रिस्क के साथ, इनोवेटिंग आइडिया, गोल्स को अचीव करने के लिए या फिर और भी ऐसे डायनेमिक एक्टिविटी जो कि बाहरी दुनिया में चेंजेस ला सके।
प्रोडक्शन में इनोवेशन ला सके। जो टर्म है इंटरप्रेन्योरशिप वो आपके फ्रेंच वर्ड इंटरप्रेंट से मिला, जिनका मीनिंग है अंडरटेकर्स, वैसे लोग जो कि रिस्क लेने को तैयार होते हैं किसी भी नई इंटरप्राइज के लिए। तो वैसे को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज में क्या अंतर है? तो एंटरप्रेन्योर वैसे लोग होते हैं, जो भी पर्सन होता है वो आपका एंटरप्रेन्योर कहलाता है। जो बिजनेस को बनाने में जो प्रोसेस लगाता है वो एंटरप्रेन्योरशिप, और जो बिजनेस बन के तैयार होता है वो आपका एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। जो भी आउटकम होता है वो आपका एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हर एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप सोचो कि अगर एंटरप्रेन्योर आपको बनना है, आप चाहते हो कि एंटरप्रेन्योर बनो, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनके बारे में जानते हैं। तो क्वालिटीज, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योर सोसाइटल प्रोग्रेस को कंट्रीब्यूट करते हैं, नए एम्प्लॉयमेंट्स देते हैं, इनोवेशन देते हैं, कम्युनिटीज बनाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनाते हैं और नए नए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं ताकि सोसाइटी को वो बेनिफिट दे सके। एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में हेल्प कैसे करते हैं? तो एंटरप्रेन्योर डोनेशन के थ्रू हेल्प करते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम जनरेट करते हैं। तो इन तरीके से वो सोसाइटी को क्या करते हैं? हेल्प करने का काम करते हैं। डोनेशन क्या होगा? छोटे छोटे चैरिटीज, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन देना। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ताकि लोगों को सस्ती दवाइयाँ, पढ़ाई या फिर अलग अलग ट्रेनिंग वगैरह उनको मिल सके, इसके बारे में देखना। स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं हायर एजुकेशन के लिए लोगों को, या फिर ऑर्फनेज, जो भी अनाथ बच्चे होते हैं उनको फंडिंग देने का काम करते हैं ताकि वो लोग और ज़्यादा एजुकेट हो सके, अपने लोगों में प्रोग्रेस कर सके। अलग अलग तरीके के वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि फाइनेंशियली लोगों को सपोर्ट किया जा सके, जैसे ब्लाइंड लोग हो गए, कोई भी अनाथ हो गया, कोई भी विधवा है, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन कैंप बनाते हैं जहाँ पे लोग आके डोनेट करते हैं। अब क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या? वो डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन है तो ही आप एक एंटरप्रेन्योर बनने लायक है। आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप एक ओपन माइंडेड होने चाहिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज को देखने का, सीखने का, कुछ ना कुछ को लेकर शुरुआत करने वाले होने चाहिए और रिस्क लेने को हमेशा तैयार। और एक होता है कम्पिटिटिवनेस, जिसमें आपको दूसरों से टास्क को बेटर हैंडल करने आना चाहिए और नए नए क्रिएशन, नए नए कंपनीज को डिजाइन करने, क्रिएट करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज लगभग एंटरप्रेन्योर में होती है। अब आगे देखेंगे तो उनके रोल और फंक्शंस क्या होता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपके रोल और फंक्शन क्या है आगे सोसाइटी में? कुछ तो फंक्शंस होंगे ही। क्या रोल है, क्या फंक्शन है? तो फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से, एंटरप्रेन्योर पहला तो वो इनोवेशन देखते हैं, नए नए आइडियाज जनरेट करते हैं, नए टेक्नोलॉजीज लाते हैं, नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं या फिर नए नए मार्केट्स को जनरेट करने का काम करते हैं। रिस्क टेकिंग होते हैं, हमेशा रिस्क लेने को वो लोग तैयार होते हैं, ठीक है। अगर लॉस होता है तो लॉस को सहने के लिए भी तैयार होते हैं, वैसे लोग ही एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। रिसर्च का तरीका उनका अच्छा होता है, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को सीखने के लिए ग्राउंड लेवल से ही रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई चीज उनको लॉन्च करना है, मान लीजिए मुझे कोई कार लॉन्च करना हो, कोई मोबाइल लॉन्च करना हो, और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, तो मैं शुरू से जानना चाहूंगा कि वो कार कैसे बनता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, किसको मैं और रिजॉल्व करवा सकता हूँ, या फिर क्या क्या चीजें सीखने को मिल सकती है। इसके अलावा कैटलिस्ट का काम करते हैं, इकोनॉमिक डेवलप। कैटलिस्ट उसको कहते हैं, कोई भी डेवलपमेंट अगर हमारी सोसाइटी में होता है तो उसको एक्सेलरेट करवाने, मतलब बढ़ावा देने का जो काम करते हैं वो आपके एंटरप्रेन्योर ही होते हैं, ताकि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन जितना हो सके बढ़ सके। अब उनका इंपॉर्टेंस या फिर रोल क्या होता है? तो सबसे पहला वो इकोनॉमिक ग्रोथ में काम देते हैं हम लोग को, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, कैपिटल जनरेट करते हैं, वेल्थ इंक्रीज करते हैं, पर कैपिटा इनकम या फिर जीडीपी, लाइफ की क्वालिटी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो भी इनोवेटर्स होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना हाथ देते हैं, इकोनॉमिक्स ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, नए नए आइडियाज लाते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई टेक्निक्स, नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मार्केट्स बनाने का काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, नए नए टेक्निक्स लाते हैं, नए नए सिस्टम लाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, रिसर्च को प्रमोट करते हैं, डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं और नए नए इनोवेटिव ढूंढते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। अब आगे देखते हैं, तो ये था आपका एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो ये थे सारे आपके एंटरप्रेन्योर के और एंटरप्रेन्योर के स्किल्स के जो भी आपके इंपॉर्टेंस होते हैं, रोल्स होते हैं, फंक्शन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम आपके यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 है आपका ग्रीन स्किल्स के बारे में। अब ग्रीन स्किल्स में क्या क्या सीखने को मिलता है? तो ग्रीन स्किल्स में मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमें सीखना है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपली से सिंपल भाषा में बताऊं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है आपका, वैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारे नेचुरल रिसोर्स को खत्म ना करे, ठीक है, खत्म करने से बचाए और हमारे खुद के बीच और नेचर वर्ल्ड के बीच रिलेशनशिप बना के रखे, स्टेबिलिटी बना के रखे, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका एम क्या होता है? बैलेंस बना के रखना, लाइफस्टाइल को चेंज, लोगों का लाइफस्टाइल तो चेंज करते हैं, साथ ही साथ जो भी नेचुरल रिसोर्स है फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाने का काम करते हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक बार और रिपीट कर दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बोला जाता है जो कि नेचुरल रिसोर्स को छोड़ करके हमारे और नेचर के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और हम दोनों के बीच बैलेंस बना करके रखते हैं। हमारा लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होते रहता है और हमारे नेचर के रिसोर्स भी बचे रहते हैं। वैसे ही डेवलपमेंट आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं। इनका पहला रिकॉग्निशन 1972 में हुआ था, जो कि यूएन कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम के नाम से था। ठीक है, अब गोल्स क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो सबसे पहला गोल है मिनिमाइज करना डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जितने भी नेचर के रिसोर्स है, आपको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नेचर के जितने रिसोर्स ओवर यूटिलाइज किए जा रहे हैं। धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जितने भी नेचर के रिसोर्स है सब डिप्लीट हो जाएंगे। तो उनको बचाने का काम, उनके बीच जो मेंटेनेंस होता है, डेवलपमेंट को मेंटेन करना बिना एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए हुए, वैसे कामों पे ज्यादा ध्यान देना, और एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट है उसको भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना। इन तीनों पे मिली सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका काम करता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट होने का क्या काम है? जितने भी रिसोर्स है उनका प्रॉपर यूज। अगर आप कोई भी रिसोर्स यूज कर रहे हो तो उनका प्रॉपर यूज होना चाहिए। उस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो ऑयल हो, वाटर हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उनका प्रॉपर यूज हो, वेस्टेज ना हो। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए डेवलपमेंट के। तो लोगों के सोच को चेंज करना है, उनके नॉलेज को चेंज करना है, उनके एटीट्यूड को चेंज करना है, स्किल्स को चेंज करना, और उन्हें समझाना है कि हमें नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करके रखना है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। फंडामेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? हमेशा लोगों को बताना है कि उनके हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, टूरिज्म के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए सब फंडामेंटल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को पार्टिसिपेट करवाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ताकि उनके एक्टिविटीज से, पार्टिसिपेशन से क्या होगा, जो भी फॉरेस्टिंग में उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, कंजर्वेशन में उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, फॉरेस्टों को बचाया जा सकता है। डेवलपमेंट में लिमिटेशन लाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा लिमिटेड और इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स को स्टार्ट करना होगा। जैसे ओवर यूज किसी भी चीज का नहीं, हर चीज में एक लिमिट लाना ज्यादा जरूरी है। जितने भी लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट है उसको इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बिना रिसोर्स को डिप्लीट किए हुए यूज करना होगा। हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करना होगा। हमें लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन तो करना है, बट उसके साथ फूड, वाटर और शेल्टर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट पे भी ध्यान देना होगा। जितने कल्चर का रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए जैसे पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन अगर घट जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो स्कार्सिटी वाला केस आ जाएगा, उसमें स्टार्वेशन वाला केस आ जाएगा। तो वो चीजों को ध्यान रखना, एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लेकर चलना है, ताकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा जा सके, ताकि वो ग्रोइंग पॉपुलेशन के नीड्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हो तो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आते हैं, मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास फंड्स नहीं होते हैं प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहला प्रॉब्लम यह होता है। प्रायोरिटाइज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। मोस्टली क्या होता है, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहां पे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी की जरूरत होती है। गवर्नमेंटल कन्फ्लिक्ट्स भी कभी कभी आते हैं। हो सकता है लोग प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रोक देते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। करप्शन एक मेजर केस है। करप्शन के कारण भी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके फंड्स फंस जाते हैं, उनका प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है। इसके अलावा लैक ऑफ एफर्ट्स एट म्युनिसिपल लेवल। जितने भी गवर्नमेंट है उनका इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं लोकल लेवल्स पे, और इसके कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है। उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर बहुत सारे हो, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ये सब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रोकने का काम करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन यही है, छोटे छोटे एक्शंस को लेना, स्मॉल और कोऑर्डिनेट बना के रखना, हर छोटे छोटे बदलाव में ध्यान रखना। ठीक है, हर एक चीज का सप्लाई का पॉलिसी जनरेट होना चाहिए, एजुकेशन में बताना चाहिए, वोकेशनल प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए, लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहिए, और अपने वॉइस को इन्वायरमेंटल के लिए अवेयरनेस फैलाने का काम करना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने जान लिया, सॉल्यूशन क्या क्या होता है उनके बारे में जान लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इस सेशन में हम लोग थ्योरी यूनिट को एंड करेंगे, और जो पार्ट बी होगा उसमें हम लोग आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक मैं रखता हूँ, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के लिए आप जो वीडियो नेक्स्ट दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स सारी चीजों को बताई जाएगी। होप करता हूँ कि यूनिट 1 से लेके 5 तक जो भी था आपका थ्योरेटिकल पार्ट, वो सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर जो भी आता है, ये 402 और 417 वालों की सब कुछ सेम था, ये यहाँ तक मैंने कवर कर लिया होगा। अब
आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूनिट 2 जो है उसके लिए दूसरे वीडियो पे क्लिक कीजिएगा और यूनिट 2 को देख करके अपने सिलेबस को ओवरऑल कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।